जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आपको? वालेकुम सलाम सर जी सर। चले, अच्छी बात है। आ रही है। और सुनाएं सर, तबीयत कैसे है, कैसे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सब लोग। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन कर रहे हैं जी मीटिंग को। तो तब तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी बेटा। आप कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्र है जी शाहजेब, आप ठीक है? जी सर, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। आप सुनाएं सर, आपकी फैमिली ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें बेटा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग शुरू करते हैं, बेसिक्स डिस्कस करते हैं थ्रेड्स एंड कंकरेंसी की। स्टूडेंट्स बाकी भी आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। फिर जो एडवांस लेवल की इसकी डिस्कशन होगी थ्रेड्स की, वो उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या डिस्कस किया हुआ हमने थ्रेड के बारे में? पहले क्या जानते हैं आप लोग थ्रेड्स के बारे में? थ्रेड्स के बारे में आप लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने? आप लोग क्या जानते हैं थ्रेड्स के बारे में? कोई आइडिया है किसी को तो बताएं, मैसेज में, चैट में बता दें। फिर जब माइक ऑन करते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। प्री साइज फॉर्म में बता दें, प्री साइज फॉर्म में। जी अरबाज हैदर कह रहा है जी लाइट वेट प्रोसेस है। नादिया है आपकी क्लास फेलो, कोई वो कह रही है जी लाइट वेट प्रोसेस है। लाइट वेट प्रोसेसेस क्यों जरूरी हैं? लाइट वेट प्रोसेसेस क्यों जरूरी हैं बेटा? हमें जो वो दूसरे प्रोसेस, उनके साथ क्या इशू था? हमारा काम क्या खराब हो रहा था? लाइट वेट प्रोसेसेस क्यों जरूरी थे? लाइट वेट प्रोसेस इसलिए जरूरी थे क्योंकि स्पीड इंप्रूव कर जाती है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं जी आप लोग। जस्ट टू इम्प्रूव द स्पीड, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए थ्रेड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। थ्रेड्स को इम्प्लीमेंट करने की बेटा एक और जो मेजर रीजन है वो ये है कि हम लोग जानते हैं कि हर प्रोसेस के अगेंस्ट एक पीसीबी बनता है, और वो जो पीसीबी होता है उसके अंदर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है और बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करता है वो पीसीबी। वो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करता है। उसके अंदर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन मेमोरी बहुत कंज्यूम करता है। अब हमारे एक मेन प्रोसेस के अंदर, मेजर प्रोसेस के अंदर, जैसा कि हम बात करते हैं जी कि एमएस वर्ड के अंडर हमारे पास स्पेलिंग चेकिंग का भी प्रोसेस होता है, ग्रामर चेकिंग का भी प्रोसेस होता है, वर्ड्स को काउंट करने का प्रोसेस होता है, या इसके अलावा हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कि अंडर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनको एज अ थ्रेड इंप्लीमेंट ना किया जाता, अगर इनको एज अ लाइटवेट प्रोसेस इंप्लीमेंट ना किया जाता तो स्पेलिंग चेकिंग के अगेंस्ट एक प्रोसेस क्रिएट होता, उसका सेपरेट से पीसीबी बनता। वर्ड्स काउंट करने के अगेंस्ट एक सेपरेट से पीसीबी बनता। फिर इसी तरह हमारे पास ग्रामर चेकिंग अगेंस्ट एक सेपरेट से पीसीबी बनता। मींस के एमएस वर्ड के अंडर हमारे पास जितने भी छोटे छोटे प्रोसेसेस अब हम लोग देखते हैं, अगर थ्रेड एग्जिस्ट ना करते, थ्रेड का कॉन्सेप्ट ना होता,
तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये था कि हर प्रोसेस के अगेंस्ट एक पीसीबी बनना था। तो जब हर प्रोसेस के अगेंस्ट एक पीसीबी बनना था, पीसीबी तो एक अच्छी खासी मेमोरी कंज्यूम करता है, तो कितने ज्यादा पीसीबी एग्जिस्ट करने थे, बहुत ज्यादा पीसीबी एग्जिस्ट कर जाने थे। अब आप लोग देखते हैं, हम लोग अपना टास्क मैनेजर ओपन करके देखते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ थ्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इतने ज्यादा पीसीबीज एग्जिस्ट करने थे, तो एक तो मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होनी थी, दूसरा हमारे पास हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्विच पढ़ा था। कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमने पढ़ा था जी कि प्रोसेस की मूवमेंट है, प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करता है, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। या प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच करता है, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो पीसीबी टू पीसीबी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो स्लो है रादर देन थ्रेड टू थ्रेड स्विचिंग। तो जब हमारे पास अगेंस्ट थ्रेड्स या अमंग थ्रेड्स जो स्विचिंग है वो ज्यादा स्पीड के साथ हो जाती है, ज्यादा आसानी के साथ हो जाती है, तो दैट्स व्हाई कहा जाता है जी कि थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करना भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर आप लोग एक बात बता चुके हैं जी कि स्पीड इंप्रूव करती है, तो हम लोग बार बार डिस्कस करके आए हैं कि स्पीड कैसे इंप्रूव करती है। स्पीड इस तरह इंप्रूव करती है कि सेम टाइम पर 2 3 4 टास्क के ऊपर हमारा काम हो रहा होता है, या आप लोग देखते हैं जी, आप लोग किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं तो बेटा उस वेबसाइट का सर्वर तो एक ही होता है, वेब सर्वर एक ही होता है, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक ही वक्त में उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एज ए क्लाइंट, तो सेम टाइम पे वो सबको रिस्पॉन्ड करता है। अब सेम टाइम पे रिस्पॉन्ड करने से मुराद ये है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सर्वर तो एक ही है, अगर देखा जाएगा तो उस सर्वर के अगेंस्ट एक प्रोसेस ही होना चाहिए, और वो एक प्रोसेस एक वक्त में एक ही रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन क्या किया जाता है, उस सर्वर के अगेंस्ट उसकी वर्किंग के मुताबिक नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक पूल ऑफ थ्रेड क्रिएट करके रख दिया जाता है। तो जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो उसकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक थ्रेड असाइन कर दिया जाता है, फिर दूसरी रिक्वेस्ट को दूसरा थ्रेड असाइन कर दिया जाता है, थर्ड रिक्वेस्ट को थर्ड थ्रेड असाइन कर दिया जाता है। सभी थ्रेड्स अपना अपना काम करते हैं, सभी थ्रेड्स क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सेपरेट से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सेम टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सबके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होना था, पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता, फिर दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता, फिर तीसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता, फिर हमारे पास थोड़ी सी देर लगनी थी। हो सकता था कि अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि 1 सेकंड लगता है एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में, तो फिर होना क्या था, फिर हमारे पास जो हंड्रेड क्लाइंट की रिक्वेस्ट होनी थी 1 मिनट एंड 40 सेकंड्स के बाद जाके फुलफिल होनी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि सेम टाइम पे सबके पास जो है वो वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। तो ये थ्रेड की एक इम्प्लीमेंटेशन है। थ्रेड्स के अगेंस्ट हमारे पास इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं, ये आउटलाइन है इस चैप्टर की, जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। इनमें से 2 3 चीजें जो बिल्कुल एक क्वेश्चन एक दफा किया था हमारे पास, शायद शाह साहब ने किया था या तैयब ने शायद किया था कि हमारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड होती हैं या नहीं होती। तो मैंने उसे कहा था हम लोग थ्रेड्स में जाके पढ़ेंगे तो फिर हमें वहां जाके हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड होती हैं या नहीं होती। आई थिंक उसने अभी तैयब ने ज्वाइन नहीं किया, चलो अगर ज्वाइन कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं थ्रेड्स को पढ़ने के, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव्स को ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने तौर पर इसको पढ़ सकते हैं जी कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर को पढ़ने के। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर होते जाएंगे। मोटिवेशन क्या थे बेटा, मोटिवेशन हमारे पास यही है कि हम लोग बेसिकली एक ही वक्त में
मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। मोटिवेशन क्या है कि एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक ये आप लोग थर्ड पॉइंट देखें, ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सेम टाइम पे डिस्प्ले को भी अपडेट कर रहा है, सेम टाइम पे आप लोग आपका प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से डाटा को फेच कर रहा है, सेम टाइम पे स्पेलिंग चेक हो रहे हैं, सेम टाइम पे वो नेटवर्क की किसी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। यही बात हम लोग देख के आए ना कि एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना है। मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करने से क्या मुराद है कि सेम टाइम पे वो कह रहा है जी कि मैं आप अपनी मेरा जो इंटरफेस है मैं उसको अपडेट भी कर रहा हूँ। उसको अपडेट करने से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ मैंने ओपन करने के लिए सेंड किया हुआ है तो वो भी ओपन हो रहा है, सेम टाइम पे मेमोरी से डाटा भी फेच हो रहा है, सेम टाइम पे स्पेलिंग भी चेक हो रहे हैं और सेम टाइम पे मैं किसी ना किसी नेटवर्क रिक्वेस्ट को आंसर भी कर रहा हूँ। और इसके बाद जो आप लोगों के पास पॉइंट है, ये थोड़ा सा इस पॉइंट को देखें। हम लोगों ने भी इसके बारे में डिस्कस किया कि प्रोसेसेस क्रिएशन जो है ना वो हैवी वेट होती है। हैवी वेट से मुराद क्या है कि उसके अगेंस्ट एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनना होता है। उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं बेटा उनके अगेंस्ट पीसीबी नहीं बनता। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है और अपना जो मेजर प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है उसके अंडर आके काम करता है। ठीक है जी। जो थ्रेड होता है वो हमारे पास अपने मेन या मेजर प्रोसेस के अंडर रह के काम करता है। अब आप लोगों के पास दो चीजें जो और देखने वाली है, एक सबसे पहला पॉइंट और एक सबसे लास्ट पॉइंट, कि हमारे पास जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो सारी की सारी मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड होंगी तो हमारा काम ठीक चलेगा। अगर एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड नहीं होंगी तो हमारा काम ठीक नहीं चलेगा। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, मैं एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन जो है वो मेरे पास एक डेस्कटॉप सिस्टम के लिए है, चाहे वो एप्लीकेशन मेरे पास जो है वो किसी सेल फोन के लिए है या एंड्रॉयड के लिए है या आईफोन के लिए है, तो आजकल के दौर के अंदर अगर आप मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाते हैं तो ही आप लोग अपने अपने सिस्टम का या अपने सेल फोन का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे सेल फोन्स के अंदर मल्टीपल कोर्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। और मल्टी कोर्स और मल्टी प्रोसेसर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। मल्टीपल कोर्स मैंने आपको बताया, हम लोग क्लास में शायद डिस्कस किया था हमने एक दफा, कि मल्टी कोर का मतलब होता है कि लॉजिकल प्रोसेसर्स, लेकिन होता वो प्रोसेसर ही है। तो अगर हम लोग आजकल मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस बनाएंगे तो ही हम लोग अपने मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। एक थ्रेड एक प्रोसेसर पे काम कर रहा होगा, दूसरा थ्रेड दूसरे प्रोसेसर पे काम कर रहा होगा, थर्ड थ्रेड थर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहा होगा, फोर्थ थ्रेड फोर्थ प्रोसेसर पे काम कर रहा होगा। लेकिन अगर आप लोगों के सिस्टम के अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर पर आप काम कर रहे हैं, आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको मल्टी थ्रेडेड नहीं बनाते, तो आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक ही प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा या एक ही थ्रेड एग्जिस्ट करेगा। तो वो एक थ्रेड जो है वो एक प्रोसेसर के साथ काम कर ले, बाकी 3 प्रोसेसर तो फ्री बैठे रहेंगे। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे हैं? बाकी 3 प्रोसेसर जो हैं वो तो फ्री बैठे रहेंगे। अगर बाकी 3 प्रोसेसर फ्री बैठे रहेंगे फिर तो एफिशिएंट यूज नहीं है, फिर तो स्पीड इंप्रूव नहीं करेगी। तो स्पीड इंप्रूव करने से मुराद ये है कि आप लोग अगर आजकल कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि यू हैव टू डिजाइन अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, कि हमारे पास जो है हमारी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन सिर्फ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन या मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर बनाने से हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं करेगी। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन या मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर बनाने का फायदा तब है जब आपके सिस्टम के अंदर मल्टी कोर लगे हुए हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, आपके सिस्टम में मल्टीपल कोर्स हैं, देन आपको मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जो है उनका फायदा होगा। अगर आप लोगों के सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है जो कि पुराने दौरों में होता था, तो तब हमारे पास जो है वो मल्टी थ्रेडेड का फायदा नहीं है। और तब आप लोग जानते हैं कि उस वक्त हमारे पास थ्रेड्स का भी एज सच कोई इतना यूज नहीं था।
फिर अगर हम लोग कहते हैं जी कि हमारी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड होती है, तो डेफिनेटली हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी मल्टी थ्रेडेड होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोसेसर से काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करवाना है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल होगा कि वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन से आपका काम करवा सके या मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के साथ मिलके काम कर सके, तो फिर ही आप लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ना, कर्नल्स आर जनरली मल्टी थ्रेडेड, ये कर्नल के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। कर्नल इज बेसिकली एन इंजन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एन इंजन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंजन मींस जिसको DAEMON डायमंड बोलते हैं। तो अगर कर्नल one of the most important part of your operating system, that is basically an engine of your operating system, अगर ये इंजन काम कर रहा है ठीक से, तो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चलती। ठीक है, आपका इंजन सही काम कर रहा है इस वक्त, तो आप लोग ठीक से कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुन पा रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। और अगर आप लोगों का इंजन इस वक्त डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लोग ठीक से सुन नहीं पाएंगे, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्या बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये आप लोगों के पास देखें, सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस जो हैं, इसको डायग्रामेटिकली उसने यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश की है, सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस को। अब यहाँ पर देखें कि एक ही थ्रेड है, एक ही थ्रेड है, उसके अगेंस्ट रजिस्टर्स हैं, स्टैक है, पीसी है, फाइल्स हैं, डाटा है, कोड है। यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड हैं, उनके अगेंस्ट भी ये सेपरेट सेपरेट चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ये सेपरेट सेपरेट चीजें क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि ये सेपरेट प्रोसेसेस है ना आपके पास। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोड, डाटा और फाइल्स, ये दोनों फिगर्स में देखें आप लोगों के पास एक दफा एग्जिस्ट कर रहा है। कोड, डाटा एंड फाइल्स दोनों सिचुएशंस में एक दफा ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रजिस्टर्स, पीसी और स्टैक चेंज हो रहा है। रजिस्टर्स प्रोग्राम कंट्रोल काउंटर जिसको कहते हैं, और स्टैक ये चेंज हो रहा है, क्योंकि जब प्रोसेसेस, चाहे वो लाइट वेट हो चाहे वो हैवी वेट हो, जब वो काम कर रहा है किस रजिस्टर में अपने डाटा को रख रहा है टेम्पररी बेसिस के ऊपर, वो सेपरेट से एग्जिस्ट करेगा। तो जितने हमारे पास थ्रेड्स एग्जिस्ट करेंगे, जितने हमारे पास थ्रेड्स बनते जाएंगे, हर थ्रेड के अगेंस्ट रजिस्टर्स, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर जो है वो सेपरेट से एग्जिस्ट करेगा हर थ्रेड के अगेंस्ट। जैसा कि आप लोगों को इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है कि ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, ये तीसरा थ्रेड है, इसके अगेंस्ट प्रोग्राम काउंटर, स्टैक और रजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोग्राम काउंटर, स्टैक और रजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टैक क्या होता है, ये प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये रजिस्टर्स क्या होता है, हम लोग ये डिस्कस करके आए हुए हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ जी? प्रोग्राम काउंटर जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, जिसने एग्जीक्यूट होना है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होता है। स्टैक के अंदर टेम्पररी डाटा जो कि एग्जिस्ट करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट की फॉर्म में, और रजिस्टर्स भी हम लोग कहते हैं जी कि टेम्पररी बेस पे डाटा को स्टोर करना है तो रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। और रजिस्टर्स हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि प्रोसेसर का पार्ट होते हैं, और प्रोसेसर जब किसी प्रोसेस पर काम कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी डाटा उसको रिक्वायर्ड होता है फॉर एग्जीक्यूशन या नेक्स्ट उसने जो भी अपने डाटा को यूज करना है तो वो रजिस्टर्स में स्टोर करता है। और हम लोग ये जानते हैं, और आप लोगों ने रजिस्टर्स के बारे में असेंबली में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास रजिस्टर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, कौन कौन टाइप्स के होते हैं। क्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, बेस रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, एंड सो ऑन। पढ़ा है जी कि नहीं पढ़े असेंबली लैंग्वेज में? ये डायग्रामेटिकली उसने फिगर की फॉर्म में आपको एक मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताने की कोशिश की है जी, कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट
एक थ्रेड क्रिएट करता है, और यही वही बात जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ कि हमारे पास एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो उसके अगेंस्ट एक थ्रेड होता है, दूसरी रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर उसके अगेंस्ट एक और थ्रेड दे देता है उसको, थर्ड क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उसके अगेंस्ट एक और थ्रेड आ जाता है। अभी डिस्कस किया ना हमने थोड़ी देर पहले या नहीं किया? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बेटा या नहीं किया? ये वही एग्जांपल है जो उसने डायग्रामेटिकली आपको यहाँ बताई है कि हमारे पास अब एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर उसके अगेंस्ट एक थ्रेड क्रिएट करता है। नॉर्मली होता क्या है बेटा, ये थ्रेड्स सर्वर ने पहले ही क्रिएट किए होते हैं, लेकिन बेसिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू थ्रेड टू सर्विस द रिक्वेस्ट। सर्विस द रिक्वेस्ट, विच रिक्वेस्ट? क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है जो अभी सर्वर ने रिसीव की है, उसको एक थ्रेड असाइन कर दिया जाता है। वो थ्रेड उस रिक्वेस्ट के साथ काम करेगा। दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो उसके अगेंस्ट एक और थ्रेड होगा, तीसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उसके अगेंस्ट एक और थ्रेड होगा। अब तीनों थ्रेड्स तीन क्लाइंट्स को एक वक्त में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तीनों थ्रेड्स सेम टाइम पे सारे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एफिशिएंटली काम हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एक ही प्रोसेस होता, थ्रेड्स एग्जिस्ट ही ना कर रहे होते, तो पहले एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट फुलफिल होती, उसके अगेंस्ट सारा काम हो जाता, फिर दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डील किया जाता, उसके बाद फिर तीसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डील किया जाता। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचने के लिए थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करवाया गया था। नाउ देयर कम्स द बेनिफिट्स, ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कि हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद है? रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद ये है हमारे पास रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। रिस्पॉन्ड टाइम एफिशिएंट होने से मुराद के स्पीड के साथ रिस्पॉन्ड किया जाता है। स्पीड के साथ रिस्पॉन्ड करने से क्या मुराद है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, बल्कि उससे भी पहले हम लोग क्लास में भी एग्जांपल डिस्कस करके आए थे कि जब आप लोग अपना किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो समटाइम क्या होता है जी कि इंटरनेट ट्रैफिक की वजह से, इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से समटाइम क्या होता है वेबसाइट्स के ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, इमेजेस डिस्प्ले नहीं होती। कि हमारे पास टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है वेबसाइट के पेज पर, लेकिन इमेजेस डिस्प्ले नहीं होते। समटाइम इमेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होता। समटाइम हमारे पास एक काम हो जाता है, दूसरा काम नहीं हो रहा होता उस इंटरफेस के ऊपर। होता ना ऐसा या नहीं होता बेटा? जी फहद, होता ऐसा या नहीं होता? जो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर एक ही थ्रेड होता ना बेटा, हम लोग पहले डिस्कस करके आए हुए हैं, अगर एक ही थ्रेड होता तो फिर क्या होना था? फिर जहां प्रॉब्लम होनी थी वहां काम रुक जाना था, उसके बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना था। एक ही अगर प्रोसेस होता, एक ही थ्रेड होता, तो फिर क्या होना था हमारे पास? फिर जहां से प्रॉब्लम होनी थी उसके बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना था। लेकिन अब क्या है कि अगर इमेजेस वाला प्रोसेस डिस्टर्ब है, अगर इमेजेस वाले प्रोसेस में प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट वाला प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो अपना काम कर रहा है। अगर हमारे पास टेक्स्ट वाला प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया है तो इमेजेस वाला प्रोसेस अपना काम कर रहा है। अगर हमारे पास हमारे वेब पेज के सामने ऊपर, हमारे वेब पेज के ऊपर स्क्रिप्टिंग हो रही होती है, अगर वो स्क्रिप्टिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी सारी चीजें चल रही होती हैं, बाकी सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो बेटा ये मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट है। और आप लोगों ने यहाँ देखा, आगे यहाँ देखें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास may allow continued execution if part of process is blocked। अगर कहता है वो किसी प्रोसेस का कुछ पार्ट ब्लॉक हो भी जाता है तो बाकी अपना काम करता रहता है, बाकी को अपना काम करने की इजाजत होती है। और ये उसने लिखा हुआ है कि स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस मींस हम लोग जानते हैं यूजर इंटरफेसेस से क्या मुराद है। रिसोर्स शेयरिंग, थ्रेड्स शेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, एक प्रोसेस जितने भी रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है, थ्रेड्स उन सारे प्रोसेस को आपस में शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि हमने कहा जी कि जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रोसेस के अंडर रह के काम करते हैं, प्रोसेस की मेमोरी स्पेस के अंदर रह के काम करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, इंटरनेट का इशू है। कल मेरे साथ भी ऐसे ही था, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो कोई इशू नहीं है। अगर एट द एंड आप होंगे तो हम आपको जरूर आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो, परेशानी ना लें, आप रिलैक्स रहें। लेक्चर की समझ नहीं आएगी तो आपको यूट्यूब का लिंक दे दिया जाता है, वहां से इसको दोबारा से सुन सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप लोग जो है वो मुझसे सेपरेट से पूछ सकते हैं, मीन्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बाद बेटा इकोनॉमी है। हाँ शाहज़ेब विल्सन, आपको पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क ने बर्दाश्त भी नहीं करना बेटा। पाकिस्तान अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेट होंगी ना, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी से क्या मुराद होती है? इकोनॉमी से मुराद, अगर हम अपनी बात करते हैं तो इकोनॉमी से मुराद होती है कि जी मेरे पास जो है इतनी अमाउंट अवेलेबल है और इतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमी से मुराद, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इकोनॉमी से मुराद है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज हों और काम ज्यादा अच्छा हो। रिसोर्सेज कम से कम यूज हों और काम ज्यादा से ज्यादा हो। हाँ जी शाहजेब, बिल्कुल इमरान खान कर भी रहा है यार। इमरान खान सारे काम बहुत अच्छे कर रहा है। हम कब कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं कर रहा है? इमरान खान कर रहा है और बहुत अच्छे काम कर रहा है। अगर इसी इसी स्पीड में वो लगा रहा तो जरूर शायद कोई दूसरा मुल्क हम पर तरस खा गई, हमें फिर वीजा दे दे तो हम लोग वहां चले जाएं। इतने अच्छे काम कर रहा है। इकोनॉमी चीपर दैन प्रोसेस क्रिएशन से मुराद बेटा यही है जो मैं आप लोगों को शुरू में बता गया हूँ कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं बनता। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं बनेगा तो मेमोरी कम कंज्यूम होगी। जी राबिया अशरफ बेटा, फॉलो कर रही हैं आप? जब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं बनेगा तो हमारी मेमोरी कम कंज्यूम होगी। जब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं बनेगा तो मेमोरी कम कंज्यूम होगी। जब मेमोरी कम कंज्यूम होगी तो हम लोग कहेंगे जी कि डेफिनेटली हमारे पास जो मल्टी थ्रेडिंग है ये चीपर है, ये सस्ती है, क्योंकि वो मेमोरी कम यूज कर रहा है। अगर वो मेमोरी कम यूज कर रही है तो हम लोग कहते हैं जी अगर हमारे सिस्टम में 2 GB की रैम भी लगी होगी तो इट्स ओके है, काम चल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास हर प्रोसेस के अगेंस्ट, चाहे वो लाइट वेट है चाहे वो हैवी वेट है, उनके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो पीसीबी बनेगा, तो उस केस में फिर क्या होगा? उस केस में फिर हमारे पास मेमोरी ज्यादा यूज होगी, और जब मेमोरी ज्यादा यूज होगी तो हमें हैवी रैम जो है वो अपने सिस्टम में लगानी पड़ेगी। हमें 8 GB की रैम लगानी पड़ेगी ताकि मैं अपने काम कर सकूं। अगर मैंने थोड़े से हैवी वर्किंग करनी है अपने सिस्टम के साथ तो फिर मुझे जो है वो ज्यादा 8 GB से भी ज्यादा की रैम लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग काम कर सकें। ठीक है जी। और एट द एंड हमारे पास स्केलेबिलिटी लिखा हुआ है। स्केलेबिलिटी के बारे में मैं आपको शुरू में बता गया हूँ। इस पॉइंट को पढ़ें और मुझे बताएं, मैंने आपको शुरू में बताया स्केलेबिलिटी के बारे में या नहीं बताया? ये जो स्केलेबिलिटी का उसने बेनिफिट लिखा हुआ है, मैं स्टार्ट में आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करके आया हूँ कि इसका क्या मतलब है। जरा इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि ये हमने डिस्कस किया स्टार्ट में या नहीं किया। जी नहीं मुल्ला, आप बताएं बेटा कि हमने डिस्कस किया शुरू में या नहीं किया इसको। ये लास्ट पॉइंट जो स्केलेबिलिटी का पॉइंट है बेटा, इसको हमने शुरू में डिस्कस किया है या नहीं किया? जी राबिया अशरफ बेटा आप बताओ, सिर्फ इतना बताना है कि हमने शुरू में डिस्कस किया या नहीं किया। अब मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ ना वो बोल नहीं रहे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो मीटिंग ज्वाइन करके सो चुके हैं।
मीटिंग ज्वाइन करके भाग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर नेट का इशू आ रहा है सर, मैंने लेट ज्वाइन की क्लास। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन की है, इसका मतलब है कि आप अवेलेबल हैं, सोए नहीं हैं जी। तैयब गुलजार बेटा चैट में बता दिया करें, आपने सिर्फ इतना बताना है कि हमने ये स्टार्ट में डिस्कस किया स्केलेबिलिटी के बारे में या नहीं किया जी। तैयब गुलजार बताएगा। अच्छा, तब सुन नहीं पाए। तैयब गुलजार भी शायद, चले तैयब गुलजार कह रहे हैं हमने डिस्कस किया है जी। बिलाल आपका क्लास का सीआर जो है 1607, बिलाल अवेलेबल हो? बिलाल तो आई थिंक शुरू से है क्लास में, 2-3-4 मिनट के बाद उसने डिस्कस कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, तो तब अवेलेबल था वो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे। टू मैनेज इंक्रीज्ड डिमांड जो है उसका मतलब है कि स्केलेबिलिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है जी। बेटा आयशा आप बताएं, स्केलेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया शुरू में या नहीं किया जी? अब्दुल्ला रियाज 1655 जी। अब्दुल्ला हमने डिस्कस किया या नहीं? अच्छा देखिए, मैं सब लोगों का नेम इसलिए कॉल कर रहा हूँ, मैंने सब लोगों का इसलिए नेम कॉल कर रहा हूँ कि जस्ट टू कंफर्म कि ये बच्चा अवेलेबल भी है या नहीं है, या सिर्फ ये मीटिंग को ज्वाइन किया है और सो गया है, अपने सेल फोन पे मीटिंग ज्वाइन करके सो गए हैं। इसलिए मैं नाम जो है ना वो आप लोगों का बोल रहा हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो कि बच्चे अवेलेबल भी हैं। होप्स हो कि सभी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो अवेलेबल हैं। तो मैं एक दफा दोबारा से बोल देता हूँ। बेटा स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपके सिस्टम के अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, आपके सिस्टम के अंदर 4 कोर्स हैं जिनको हम मल्टी कोर कहते हैं, या हम कहते हैं जी क्वाड कोर, 8 कोर्स लगी हुई हैं, 4 कोर्स लगी हुई हैं। तो उन 4 कोर्स को अगर आप लोग एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं ना, तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये मल्टी थ्रेडेड है तो आप इन 4 कोर्स को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्रेड एक कोर के साथ काम कर रहा होगा, दूसरा थ्रेड दूसरे कोर के साथ, सेम टाइम पे थर्ड थ्रेड थर्ड कोर के साथ, फोर्थ थ्रेड फोर्थ कोर के साथ। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशंस, आपके सिस्टम प्रोसेसेस वो मल्टी थ्रेडेड हैं और प्रोसेसर आपके सिस्टम में एक है, तो फिर भी काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास आपकी एप्लीकेशन, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल थ्रेडेड है और आपके सिस्टम के अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो फिर भी आप लोगों के पास काम नहीं होगा। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप मल्टी कोर आर्किटेक्चर से बेनिफिट लेना चाहते हैं और मल्टी कोर आर्किटेक्चर को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो मल्टी थ्रेडेड होनी चाहिए, क्योंकि या ताकि एक थ्रेड एक प्रोसेसर के साथ काम कर रहा हो, दूसरा थ्रेड दूसरे प्रोसेसर के साथ काम कर रहा हो, थर्ड थ्रेड थर्ड प्रोसेसर के साथ काम कर रहा हो और फोर्थ थ्रेड फोर्थ प्रोसेसर के साथ काम कर रहा हो। अगर एक ही प्रोसेसर होगा तो एक वक्त में एक थ्रेड के साथ काम करेगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास प्रोसेसर जो हैं वो मल्टीपल हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड है। इसका मतलब है कि आप अपने मल्टी कोर आर्किटेक्चर्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे, और अगर आप अपने मल्टी कोर आर्किटेक्चर्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे तो आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं कर सकती। हमारा मल्टी कोर आर्किटेक्चर बनाने का मकसद ये था, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर बनाने का मकसद ये था, हमारे सेलफोन्स के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर 3-3, 4-4, 8-8 प्रोसेसर्स या कोर्स लगाने का मकसद ये था कि एक वक्त में मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। अब हो क्या रहा है कि एक टास्क जो कि स्पेलिंग चेकिंग का टास्क है, एक प्रोसेसर या एक कोर उसके अगेंस्ट काम कर रही है, दूसरी कोर वर्ड्स को काउंट कर रही है,
सेम टाइम पे थर्ड कोर जो है वो हमारे पास ग्रामर को चेक कर रही है, फोर्थ कोर कोई और काम कर रही है। तो सेम टाइम पे हमारे पास जो कोर्स हैं वो अपना अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड इंप्रूव कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास हमारी एप्लीकेशन या हमारा सिस्टम जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, तो एक ही थ्रेड होना है हमारे काम के, हमारे टास्क के अगेंस्ट। तो एक कोर जो है या एक प्रोसेसर जो है उस टास्क के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, बाकी 3 कोर्स फ्री रहेंगी, बाकी 3 प्रोसेसर्स फ्री रहेंगे। तो फिर आप लोग, इसका मतलब है कि मल्टी कोर आर्किटेक्चर का बेनिफिट नहीं ले रहे, आप मल्टी कोर आर्किटेक्चर को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे। होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग शुरू से ज्वाइन करके बैठे हैं उनको पता है कि ये बात हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की थी। जिन्होंने स्टार्ट में डिस्कस ज्वाइन कर लिया था उनको आइडिया है कि हमने ये बात स्टार्ट में भी डिस्कस की थी। तो बेटा क्लियर है स्केलेबिलिटी के बारे में सबको? चले, वेरी गुड। तो स्केलेबिलिटी से नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। अब ये आ गई है जी मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। होप सो कि तैयब ने ज्वाइन कर लिया होगा, तैयब चौधरी ने, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है कि तैयब ने क्वेश्चन किया था कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो मल्टी थ्रेडेड होती हैं या नहीं होती, या उनसे उनके रिलेटेड हमने क्या काम करना है। तो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग आप लोगों के सामने है। ये बातें हम छोटी छोटी बात पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास अगर हमारी एप्लीकेशंस मल्टी कोर होंगी तो ही काम अच्छे से होगा। अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो मल्टी कोर नहीं होती तो फिर काम अच्छे से नहीं हो सकता। फिर आप लोगों के पास जो है वो मल्टी कोर आर्किटेक्चर का कोई फायदा नहीं है। मल्टी कोर आर्किटेक्चर का फायदा तब ही है जब हमारी एप्लीकेशन या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी थ्रेडेड होंगे। तो बेटा अब ये है कि एज अ डेवलपर, एज एन एप्लीकेशन डेवलपर, अगर मैं आजकल के दौर में रहते हुए कोई एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहा हूँ, तो मुझे ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि मेरी इस एप्लीकेशन ने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना है जो कि मल्टी थ्रेडेड है। मेरी इस एप्लीकेशन ने ऐसे हार्डवेयर आर्किटेक्चर के साथ काम करना है जो कि मल्टी थ्रेडेड है। तो जब आपके पास एप्लीकेशन को डिजाइन करते वक्त ये बात आपके माइंड में होगी तो फिर आपको एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अब ये जो स्लाइड है सामने, इस स्लाइड का मतलब सिंपल इतना है कि अगर आप लोग एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मेरे सिस्टम के अंदर जहां इस एप्लीकेशन ने रन होना है वहां पर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, मींस के मल्टी कोर। कोर के बारे में जानते हैं ना सब लोग या नहीं जानते? हमने पहले क्लास में शायद डिस्कस किया हुआ है। कोर के बारे में बेटा जानते हैं या नहीं जानते? कोर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। इट इज अ लॉजिकल प्रोसेसर। लॉजिकली हमारे पास जो है कोर्स एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम के अंदर। आपको याद होगा जब हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पढ़े थे, शुरू में हमने सिंगल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पढ़ा था, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, तो तब हमारे पास जो है ये काम कर रही थी। अब हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, 1 मिनट पहले मैंने इसको एंड करना है, वो फिर 40 मिनट्स हो जाते हैं, उसको अपलोड यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कोई क्वेश्चन होगा बेटा तो उसको पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। होप सो कि आप सब लोग ठीक हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होगी आपके साथ। 1 मिनट रह गया जी, उससे पहले मैं इसको एंड करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।